जो बोन्स और जॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, एक बार ओवरव्यू करेंगे। फिर आज हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है उसका समराइज होगा, जो भी चैप्टर है। ठीक है, एक बार हम ओवरव्यू करके फिर हम लोग क्या पढ़ा हम लोगों ने स्टार्टिंग से अब तक इस चैप्टर में, एक बार ओवरव्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी रिवीजन। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने देखा फंक्शंस ऑफ स्केलेटन में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू के बारे में पढ़ा। उसके बाद बोन्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ा, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किस तरह ये बोन डेवलप होता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। फैक्टर्स दैट अफेक्ट बोन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, यानी किन चीजों की मदद से बोन की ग्रोथ होती है, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्चर के बारे में बॉक्स पढ़ा था। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर्स, सिंपल फ्रैक्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने स्कल के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इस बॉक्स को भी हम लोगों ने टेबल को कंप्लीट किया, इस टेबल को भी, इस बॉक्स को भी कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्रेनियल बोन्स पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने फेशियल बोन्स पढ़ा, पैरानाइसल साइनस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और ये देखिए स्कल बोन्स में हम लोगों ने फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्टेनॉइड, एथेमॉइड, मैंडिबल, मैक्सिला, नाजल, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, बोमर, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हर्निएटेड डिस्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब उसके बाद स्पाइन के एबनॉर्मलिटीज, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। शोल्डर एंड आर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रिब केज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, हिप एंड लेग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पूरे चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स में कितनी तरह के जॉइंट्स होते हैं, क्या क्या है, साइनोवियल जॉइंट के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। एजिंग एंड स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। ये देखिए हमारे जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, और साइनोवियल जॉइंट के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने डिटेल में। आर्थराइटिस के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो अब हम समराइज करेंगे पूरे चैप्टर को, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। योर नॉलेज ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स विल बी यूजफुल इन द नेक्स्ट चैप्टर एज यू लर्न द एक्शन ऑफ मसल्स, क्योंकि मसल्स और स्केलेटन दो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, स्केलेटन को मूव करने में ज्यादा ज्यादा जो अहमियत है वो है मसल्स की। ठीक है, तो बोन्स के नेम याद रखना जरूरी है हमें, और कहाँ पे लोकेशन है इसके बारे में याद करना, और फंक्शंस के बारे में याद रखना। क्योंकि बोन के अंदर क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम लेवल नॉर्मल मेंटेन होने के लिए बोन्स का होना जरूरी है। और एक बात हम लोगों ने पढ़ा था, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहाँ पे होते हैं, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स। ये क्या पैदा करते हैं, ब्लड सेल्स को। कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। Some bones protect vital organs such as brain, heart, and lungs. As can see, bones themselves may also be considered vital organs. ठीक है, यानी कुछ बोन्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसा कि आपके रिबकेज लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, क्रेनियल बोन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, रिबकेज आपको हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं बोन्स की इंपॉर्टेंट को। चलिए आइए समराइज करेंगे पूरा। ठीक है, The skeleton is made of bone and cartilage and has these functions. उसके functions क्या है देखेंगे आइए शॉर्ट में। शॉर्ट में, फ्रेमवर्क फॉर सपोर्ट, कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स, मूव्ड बाय मसल्स। तो बोन्स जो है फ्रेमवर्क देते हैं। जैसा कि हम घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले क्या करते हैं, हमारे आयरन रॉड से
पूरा प्लानिंग करते हैं, पूरा दीवार बनाने से पहले पहले उसको आयरन रॉड से चारों तरफ से घेर देते हैं। फिर उसमें हम लोग कंक्रीट वगैरह डालते हैं, जिससे यहाँ पे पिलर बन जाता है। तो पिलर बनने से पहले ये क्या है, आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है ताकि इसके अंदर कंक्रीट जम सके। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेमवर्क का काम करता है, ढांचे का काम करता है। एक बोन दूसरे बोन से किस तरह अटैच्ड है, लिगामेंट्स और मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोन को मूव करने के लिए। प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, इंजरी से भी बचाता है। ठीक है, जैसा हम गिर गए, अब गिरने के बाद हमें मार लग सकता है। अगर मान लीजिए ये रिबकेज है आपका, यहाँ पर आपके लंग्स है, यहाँ पे हार्ट है, अगर आपने सामने की ओर गिर गए आप, तो यहाँ पे मार लगा। ठीक है, ये रिबकेज जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है मार लगने के बाद। ये मार, ताकि इंटरनल इंजरी ना हो, ये प्रोटेक्शन देता है। कौन प्रोटेक्शन देता है आपको, रिबकेज। तो इस तरह मैकेनिकल इंजरी होने से भी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसी से ब्लड सेल्स बनते हैं। ब्लड सेल्स जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि एक ब्लड सेल जो है आपको ऑक्सीजन ला के देता है, एक ब्लड सेल जो है आपको प्रोटेक्शन देता है, डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट ब्लीडिंग को रोकते हैं। स्टोर्स एक्सेस कैल्शियम, एक्सपोर्ट्स टू रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। यानी ये फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब चीज़ों को स्टोर करता है। यानी ब्लड में अगर ज़्यादा हो तो ब्लड से कहाँ पे आएंगे, बोन्स के पास आएंगे। बोन्स इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, ऐसा। तो ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की कमी आई तो ये कैल्शियम को दूर करते हैं, अगर ज़्यादा अगर ब्लड में कैल्शियम होगा तो ये स्टोर भी करते हैं। तो दोनों तरह के काम करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है बोन का। आइए इनके बोन टिश्यू के बारे में बताइएगी। बोन टिश्यूज, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट माने हड्डियों के सेल्स को बोलते हैं, आर फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोलेजन। अब ये ऑस्टियोसाइट कहाँ होते हैं, हड्डियों के जो सेल्स है, वो आपका एक ढांचा होता है। ठीक है, ढांचे में क्या है, ये सेल्स होते हैं। ये सेल्स ही क्या करते हैं, आपको कैल्शियम इनटेक करके, फॉस्फेट, कोलेजन को इनटेक करके आपको बोन्स बनाते हैं। कॉम्पैक्ट बोन होता है, ये देखा हम लोगों ने। स्पॉन्जी बोन देखा है, नरम हड्डी है। कॉम्पैक्ट बोन मजबूत बोन होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में भी देखा, जो हड्डियों को कवर किए होता है ताकि वहां से साइनोवियल फ्लूइड निकले। ठीक है, पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम भी होता है। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, एंकर्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हैज ब्लड वेसल्स दैट एंटर द बोन। ठीक है, जहाँ से ब्लड वेसल्स, ये बोन है जहाँ से ब्लड वेसल्स अंदर आ सकते हैं बोन के, वो एरिया को होगा पेरियोस्टियम होगा। तो ये था हम लोगों ने पढ़ा बोन टिश्यू के बारे में, फंक्शंस पढ़ा, बोन टिश्यू के बारे में पढ़ा। आइए देखते हैं बोन्स की कितनी क्लासिफिकेशन है। बोन्स में आपको मिलेंगे लॉन्ग बोन। ठीक है, ये लॉन्ग बोन्स कौन से हैं? हमारे आर्म्स है, हाथ है, पैर है। ठीक है, सब चीजें लॉन्ग बोन्स है। अब लॉन्ग बोन्स में येलो बोन मैरो होता है, ये बात याद रखें, मतलब फैट से बना हुआ होता है। ठीक है, शॉर्ट बोन जैसा कि हमारे वृष्ट है, हथेली है, ये हमारी ये समझे हम जो कलाई कलाई है, एंकल है, हमारा घुटना है, ये सब चीजें शॉर्ट है। फ्लैट बोन्स हमारे हसलियां हैं, पेल्विक बोन है, क्रेनियल बोन्स है, स्पॉन्जी कवर्ड विथ कॉम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा रेड बोन मैरो बनता है। फ्लैट बोन कौन से रिब्स है, पेल्विक बोन है और क्रेनियल बोन्स। ठीक है, अब इरेगुलर किसके शेप से, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी।
चेहरे के बोन्स, हड्डियां, ये सब क्या है, इरेगुलर होते हैं। ठीक है, अब ये ग्रोथ कैसा होती है देखिए, वो देखेंगे हम लोग। एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ ऑफ बोन, बोन की किस तरह ग्रोथ होती है। द एम्ब्रॉयनिक skeleton is first made of other tissues. They are gradually replaced by bone. Ossification begins in third month of gestation. Osteoblasts differentiate from fibroblasts and produce bone matrix. तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि तीसरे महीने में बोन्स की बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। Cranial and facial bones are made of fibrous connective tissue. Osteoblasts produce bone matrix in the center of ossification. In each bone, bone growth radiates outward. Fontanelles remains a birth, permit compression of infant skull during birth. Fontanelles are classified by age 2. तो ये पढ़ा था हम लोगों ने। क्रेनियल और फेशियल बोन जो है आपको किससे मिलके बनता है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। इसलिए इसके अंदर बढ़ोतरी नजर आती है, ताकि इसके अंदर के ऑर्गन्स भी डेवलप होना है, इसलिए इनको फाइब्रस रखा गया, कनेक्टिव टिश्यू रखा गया। ठीक है, तो 2 साल तक क्रेनियल बोन्स के अंदर का जो रास्ता है चिपकते हुए रहता है। ठीक है, इस बात को हम याद रखना है। ऑल द अदर बोन्स आर मेड ऑफ कार्टिलेज। In a long bone, the first center of ossification is the diaphysis. Other center develop in the epiphysis. After birth, a long bone grows at the epiphyseal disc. Cartilage is produced on the epiphyseal side and bone replaces cartilage on the diaphysis side. Osteoclasts form the marrow cavity by resorption in bone matrix in the center of the diaphysis. तो ये एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, एपिफाइसिस बीच का हिस्सा है, डायाफाइसिस दोनों उधर वाला हिस्सा। तो होता क्या है, डेवलपमेंट जो होता है आपको डायाफाइसिस में दिखता है, मगर थोड़े इसमें एपिफाइसिस में होता है। बर्थ होने के बाद एपिफिशियल साइड है वो आपको कार्टिलेज प्रोड्यूस किया जाता है। यानी ये बोन है आपका, ये एपिफाइसिस है, ये डायाफाइसिस। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ होते चले जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बोन इस तरफ होता है, ऐसा लंबाई में इधर बढ़ते हुए चले जाता है। ठीक है, तो इस तरह बोन की ग्रोथ होते रहती है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट बोन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, यानी हड्डियों को बढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज खानदान। जिस तरह आपका बोन के आपके खानदान होता है, उस तरह आपकी बनावट होती है। अगर वो लंबे हैं तो बहुत ज्यादातर मुमकिन है कि आगे आने वाले जनरेशन भी लंबे हो। ठीक है, उनके उनके पैर हाथ लंबे हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे कि एक बोन की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। क्या क्या चीजें जरूरत है, कैल्शियम जरूरत है, ठीक है, फास्फोरस जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, विटामिन डी जरूरी है, ताकि कैल्शियम अब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, इसी तरह जरूरी है कैल्शियम के साथ साथ विटामिन सी की भी, विटामिन ए की भी। ठीक है, तो ये सब जरूरी है हमारे बोन ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसी तरह हार्मोन्स भी जरूरत है, इसके बारे में पढ़ा हम लोग। एक्सरसाइज और स्ट्रेस, weight bearing bones must be in weight or they will lose calcium and become brittle. एक्सरसाइज और स्ट्रेस से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और स्ट्रेस से जरूर रहेंगे तो आपका वेट गेन होगा, वेट जो बेर होगा वो आपके लॉन्ग बोन्स में होगा, जिससे आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। हमने 206 बोन्स के बारे में पढ़ा स्केलेटल सिस्टम में। देखिए, स्कल, स्कल में आपको क्रेनियल बोन्स मिलेंगे। ठीक, 8 क्रेनियल बोन्स, 440 फेशियल बोन्स। इसके बाद हम लोगों ने देखा पैरानाइसिस और एयर एक्टिविटीज इन द
Maxilli, frontal, sphenoid, and ethmoid bones. They light the skull and provide resonance for the eyes. ठीक है, पैरानाइसिस साइनस भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे रास्ते आने जाने के लिए मदद करते हैं, खाली जगह होता है ताकि हमारे बॉडी हल्का रह सके। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, इंडिविजुअल वर्टिब्रल 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिक, सर्वाइकल कितने हो गए, 7 हो गए, थोरेसिक 12, 5 लंबार, 5 सैक्रल, फ्यूज इनटू 1 सैक्रम। ठीक है, एक सैक्रम में ये फ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह 4 से 5 कॉक्सिक फाइजल, ये सब रहते हैं। ठीक है, तो कॉक्सिकल बोन 4 to 5 हो सकते हैं। सपोर्ट ट्रंक एंड हेड, तो ये हमारे जिस्म के जो हिस्सा है, सर को, गर्दन को ये संभालता है। स्पाइनल कॉर्ड को भी बचा के रखता है, वर्टिब्रल कॉलम को भी। और डिस्क ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज अब्जॉर्ब शॉक बिटवीन द बॉडीज ऑफ एडजेसेंट वर्टेब्रे। अगर फाइब्रस कार्टिलेज में अगर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, spinal cord disc of fibrous called abrupt shock between the bodies of adjacent vertebrae also permits slight movements for natural curve center head over body while walking upright। तो ये हमारे कर्व्स क्यों दिए गए, एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर, इसीलिए ताकि वॉकिंग प्रॉपर हो सके और स्लाइटली मूवमेंट हो सके और एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिब केज के बारे में। रिब केज कितने हैं, पूरे 12 पेज है, 12 रिब केज। उसमें जो फर्स्ट 10 जो है वो आपको सही में रिपकेज में नजर आएंगे और एक दो जो है आपको फ्लोटिंग रिपकेज नजर आएंगे। ठीक है, 7 पेस यानी आपको 14 रिप्स आपको वाकई में वो रिप्स नजर आएंगे। उसके बाद आपको फाल्स रिप्स और 2 आपको जो मिलेगा वो है फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, 2 अपेंडिकुलर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हाथ और पैर के बोन्स को कहते हैं। शोल्डर के पढ़ा हम लोगों ने, शोल्डर में क्या क्या, स्कैपुला, क्लैविकल, ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल्स, मिटक, हिप एंड लेग जॉइंट के बारे में पढ़ा। पेल्विक बोन, फीमर, पडेला, टिबिया। ठीक है, मार्सस, टार्सस, मेटाटार्सस, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने, इस तरह कार्पस, मेटाकार्पस भी इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। कार्पस मेटाकार्पस के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स आपको 3 टाइप्स के मिलते हैं, सेना ऑर्थोरासिस, एफी ऑर्थोरासिस, डायऑर्थोरासिस। ये थोड़ा मूवेबल है, स्लाइडली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट क्या है, इसके अंदर थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स है जो बुरसा हम कहते हैं, बुरसा। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट, वहाँ पे आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज मिलेगा, जॉइंट कैप्सल मिलेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलेगा और बुरसा। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा गया तो हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, समराई भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आगे जो भी क्वेश्चन है उसको लिखना आपका काम है, होमवर्क यही है। बिटवीन कॉम्पैक्ट, तो, तो ये क्वेश्चंस को आपको हल करना है। ठीक है, पूरे 17 क्वेश्चंस है। ठीक है, मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो आपको कंप्लीट आंसर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और आप अपने सब्जेक्ट में एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ डाउट रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं।